नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। और ये खास मुलाकात आज हम कर रहे हैं भारत के पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के साहब के साथ। पेरिस में क्लाइमेट चेंज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और जावड़ेकर जी ने एक बात कही है कि भारत को नेसेयर मानते थे, अब हम भारत को प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में विश्व मंच पर देखेंगे जब क्लाइमेट चेंज के एक बड़े समझौते की बात होगी। सर, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। भारत अच्छा आनंद आता है संजय जी आपसे बात करते समय हमेशा। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे ढंग से इस मुद्दे को लगातार बताया और समझाया है कि भारत कैसी पॉजिटिव भूमिका लेने वाला है, लेकिन ठीक उसके पहले जॉन केरी साहब उपदेश देते हैं और बताते हैं कि भारत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पेरिस में। तो इसको कैसे देखा जाए? अमेरिका की तरफ से पहले ही बैड न्यूज दे दो कि क्लाइमेट चेंज का समझौता नहीं होगा और भारत जैसे देश जिम्मेदार होंगे। नहीं, ये कितना भी प्रयास करे, ये जॉन केरी का स्टेटमेंट मैं दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहता, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, जानबूझकर है, अच्छा नहीं है, अनफेयर है और झूठ भी है, सही नहीं है। भारत इस बार वो देख रहे हैं कि भारत बल्कि इतना सकारात्मक रवैया लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे INDCs इतने पॉजिटिव आए हैं कि दुनिया के जो NGOs हमारी टिप्पणी करते हैं अदरवाइज, उन्होंने भी कहा कि भारत ने अपने फेयर शेयर से चार गुना ज्यादा जिम्मेवारी ली है और अच्छा दिया है INDC, और अमेरिका ने उनकी जो जिम्मेवारी है उससे 4 गुना कम लिया है। तो ये फर्क है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रोवोकेशन में हम फंसेंगे नहीं और हम ऐसे उकसावे में नहीं आएंगे। जॉन केरी को जो जवाब देना है मैं वहां दूंगा, वो हम साथ बैठेंगे तब भी दूंगा, लेकिन मैं इसको तूती मैमे में बदलना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह का बयान फिर से अमेरिका या कोई देश ना करे। आपको अगर तोड़ना है तो आपके कारण वो टूटेगा, भारत के कारण नहीं टूटेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, दरअसल मुद्दा क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल इशू लगता है, लेकिन ये हर आदमी की जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में गरीबी से लेके बेघर से होने से लेकर के बाढ़, सूखा मौसम और लोगों को और गरीब बनाने देने के खतरे, सब कुछ इस क्लाइमेट चेंज की समस्या को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले हैं। भयंकर गंभीर समस्या है, लेकिन जो बोलचाल सुन रहे हैं हम विकसित देशों से, उससे अगर मैं नेसेयर बनूं और आपसे ये कहूं कि एक परफेक्ट समझौते की उम्मीद करना अनरियल होगा। परफेक्ट समझौता पेरिस में नहीं होने जा रहा। देखो, दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन बेस्ट पॉसिबल होता है, और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पेरिस से निकलेगा, यह हमारी उम्मीद है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्या होना चाहिए पेरिस में? समझौते में 3 बातें होनी चाहिए। पहले तो यह समझौता नए सिरे से, क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है, एक नया एग्रीमेंट का पीरियड शुरू होगा, लेकिन यूएन का जो मैंडेट है वो नहीं खत्म हो रहा है। तो इसलिए सारी दुनिया मिलकर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को जिंदा रखकर, डिफरेंशिएटेड नेचर में विकसित देशों की ज्यादा जिम्मेवारी, विकसनशील देशों की कम जिम्मेवारी, लेकिन सब मिलके झुंझेंगे जलवायु परिवर्तन से। तो दूसरी बात, डेवलप वर्ल्ड को, विकसनशील देशों को पैसा देना है, क्योंकि उनके कारण आज जो संकट आ रहे हैं, भारत में अगर मानसून का बिहेवियर इरेटिक हो गया है, बेमौसमी वर्षा हो रही है, अगर बाढ़ और सूखे का चक्र ज्यादा बढ़ गया है और आइस मेल्ट हो रहा है, तो इस सबके कारण जो 150 साल से जो औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्रदूषण उत्सर्जन हो रहा है विकसित देशों द्वारा, उनका 80% हिस्सा है सबसे बड़े समस्याओं में, और चीन का 10% है, हमारा केवल 3% है। तो हम जिम्मेवार नहीं है आज के जलवायु परिवर्तन को, लेकिन हम भुगत भोगी है। तो इसलिए हम एक जिम्मेवार देश के तहत हम आगे बढ़े हुए हैं। पैसा और टेक्नोलॉजी वो दोनों दें। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जहां $100 बिलियन का फंड बनाना था, $6 करोड़ भी इकट्ठा नहीं हुए हैं वहां पे, $6 बिलियन भी इकट्ठा नहीं हुए हैं वहां पे। ग्रीन फंड, कार्बन ट्रेडिंग,
ये सब कुछ एक तरीके से फ्लॉप मैकेनिज्म रहा है। इन पर ये भरोसा करना कि ये पैसे भी दें और टेक्नोलॉजी भी दें बहुत डाउटफुल है। ऐसा है, थोड़ा तो विश्वास रखना पड़ता है। देखो, शादी में शादी कैसे चलती है? स्पाई कैमरा लगाकर नहीं चलती। शादी सीसीटीवी लगाकर नहीं चलती। शादी विश्वास के भरोसे चलती है। तो दुनिया भी मूलतः विश्वास के भरोसे चलती है। तो मैं किसी को अभी खलनायक रूप में पेश नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है जो आपने कही कि विकसित देशों को जितना और जैसे करना चाहिए था, जिस उदारता का परिचय देना था, उन्होंने नहीं दिया है। और $100 बिलियन की जगह आज कुछ भी नहीं है टेबल पे। और अब जो हिसाब लगा रहे हैं कि $62 बिलियन अभी इकट्ठा किए हैं। अरुण जेटली जी गए थे, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा लीमा में कि ये डबल अकाउंटिंग है, ये सही नहीं है। Exactly. तो इसलिए हम ये कह रहे कि नए सिरे से, क्योंकि मैंने एक आई मेड वन आर्ग्यूमेंट देयर दैट $100 बिलियन इज नॉट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन फॉर द वर्ल्ड, इट इज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। वर्ल्ड, developing world, which is only suffering because of climate change, is taking upon themselves the burden of cost. But you must pay as at least reparations, say, or because of your historical responsibility, you are paying a token amount of $100 billion. And that you must give it additional clean, new, clean funds, essentially public funds. उसको भी वो कहेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी खरीदते हो तो हम पैसे दे देंगे, वो सस्ते का लोन होगा, लेकिन हमारी चीज खरीदनी पड़ेगी। बहुत तरह की शर्तें लगा देंगे, बहुत उलझाएंगे ये लोग। नहीं, वो तो एक अलग चीज है। वो कैसे, देखो, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका के साथ हमारा एक भी न्यूक्लियर प्लांट का अभी तक कोई ये नहीं हुआ है। अच्छा एग्जाम्पल। वो तो फ्रांस के साथ हुआ, वो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, वो रशिया के साथ हुआ। तो ग्राहक को भी अधिकार है ना, कहाँ खरीद करे, जहाँ अच्छा और सस्ता मिले वहाँ खरीदेंगे। भारत ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इस काम को किया है कि 2 डिग्री टेम्परेचर हम कम करेंगे, और ये हम खुद तय करते हैं, अपनी मर्जी से तय करते हैं, जो INDC जिसको कहा जाता है। लेकिन इसका कोई माने इसीलिए नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी और पैसे के मामले में बहुत घुमाने वाले हैं, कोई ईमानदारी का कमिटमेंट नहीं देंगे। ये आशंका देश विदेश के हर तरह के जो लोग इसको ट्रैक करते हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति, मुझे बहुत अच्छा उनका संबंध है मेरा, और बहुत अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने 2 बार कहा है, पिछले महीने और पिछले सप्ताह, कि ये पेरिस की शिखर वार्ता फेल भी हो सकती है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे। क्यों? उनका कहना है कि अगर विकसित देश अगर वित्तीय सहायता और तकनीकी सपोर्ट इसके लिए टेक्नोलॉजी और फाइनेंस में अगर काम नहीं करेंगे और अपने वचन को नहीं निभाएंगे तो पेरिस फेल हो सकता है। ये खुद ऑलन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। ऐसे में ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालनी चाहिए, कम चर्चा हुई है यहाँ पे, कि अमेरिका वालों को तो अपना अगला चुनाव दिख रहा है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को। कोई काम जो कि वो संसदीय कमिटमेंट का हो कर नहीं सकते, होस्टाइल सीनेट सामने में है, कहेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाले कुछ काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कम कमिटमेंट देना, ये उनका प्रयास रहने जा रहा है, उनके अपने घरेलू राजनीतिक कारणों से, खास करके चुनाव के कारण। देखो, घरेलू राजनीति पर मैं बात करना यहाँ अच्छा नहीं है दूसरे देश के, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अमेरिका में सीनेट में और कांग्रेस में ऐसे बहुत लोग हैं, और रिपब्लिकन पार्टी तो ये क्लाइमेट चेंज को लोग मानते भी नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं उसमें। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मोदी जी ने उठाया कि लाइफस्टाइल क्या है, आप पृथ्वी को कितना एक्सप्लॉइट करोगे। आज अगर अमेरिका की लाइफस्टाइल देखें तो हमसे अमेरिकन आम आदमी जितना उपभोग लेता है, उपभोग करता है, उसका 2% भारत करता है, केवल 2%। तो इतना बड़े पैमाने पर उनके यहाँ उपभोग होता है। और ये अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, गांधी जी कहते थे ये पृथ्वी सबकी जरूरतों को पूरे करेगी, लेकिन किसी के हवस को या लालसा को पूरा नहीं कर सकती। अमेरिका हमसे 10 गुना ज्यादा जहरीली गैस छोड़ता है, यूरोप जो है वो करीबन 5 गुना ज्यादा,
मेरा ख्याल है कि चाइना करीबन 7 गुना ज्यादा। और ये सब लोग उपदेश भारत को दे रहे हैं, जहां पर कि 125 करोड़ की आबादी है और जिनको तरक्की के नए रास्ते पर जाना है, और हमको कह रहे हैं कि आप सारे कमिटमेंट दीजिए। देखो, सबसे दुनिया के बड़े उत्सर्जनकर्ता चीन, अमेरिका और यूरोप है। इन तीनों, हमारा नंबर 4था है, लेकिन लोग कहते हैं इंडिया द 4th लार्जेस्ट पोल्यूटर। अरे लार्जेस्ट नहीं है, 4th स्मॉलेस्ट पोल्यूटर, क्योंकि ये पहले 3 है, उनकी मिलता है बेरीज, क्या कहते हैं उसको, समेशन होता है 56%। दुनिया का 56% एमिशन ये 3 देश करते हैं, चीन, अमेरिका और ये यूरोप। हम तो 5% है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर का एक नंबर चल रहा है कि इतना पैसा हो, इतनी टेक्नोलॉजी और इतने पैसे का सपोर्ट अगर विकासशील देशों को मिले तो वो किसी तरीके से अपने विकास को और अपने उत्सर्जन को बैलेंस करके आगे बढ़ पाएंगे। देखो, मैंने आपको कहा HIV एड्स के समय जिस तरह से दुनिया ने लड़ा HIV एड्स से, अच्छी चीज थी। IPR वगैरह का विचार नहीं किया, सस्ते ड्रग्स दे दिए। मैं दुनिया को पूछता हूं, क्या जलवायु परिवर्तन का संकट HIV एड्स से ज्यादा गंभीर नहीं है? अगर गंभीर है तो हम उसी तरह से इस विषय में क्यों न सोचे। लेकिन जिन्होंने शोध किया है उनको जरूर मुआवजा दीजिए। अपने ग्रीन क्लाइमेट फंड से भी कुछ पैसे दे सकते हैं, लेकिन कुछ भी करके दुनिया को अच्छी टेक्नोलॉजी जो है सुगमता से ट्रांसफर करे, सस्ती ट्रांसफर करे, तभी जाके दुनिया उसको स्वीकार कर पाएगी। जी, इसमें एक बात और थी कि इस मंच पे दरअसल भारत और चाइना का इंटरेस्ट एक तरीके से मिल रहा होगा और हम लोग एक मजबूत आवाज बन करके आएंगे। चाइना और अमेरिका ने कुछ अपना अलग से बातें कर ली, वो भी कितनी मीनिंगफुल है हमको नहीं पता। तो उसमें भारत किसी तरीके से आपको लगता है कि अकेला भी हो गया है? चाइना उसमें अकेला नहीं हुआ, चाइना आज तक हमारे साथ है। हम बेसिक का पिछले महीने में जो स्टेटमेंट आया है, हम ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया, इनका पिछले महीने में जो हमारा स्टेटमेंट आया है अक्टूबर में, वो बहुत दिशा देने वाला है कि हम चारों एक साथ हैं। इस बार पेरिस में मीटिंग में ऐसा क्या बदलेगा जिसके कारण पहले कमिटमेंट दे दें शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, और उसके बाद उसके फॉलोअप में अफसर लोग बैठें और उन कार्रवाइयों को पूरा करें? क्योंकि एकदम लंबा प्रोसेस चला है, ऐसा लगता है ये अनंत है, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका जवाब ये है कि आप भरोसा रखते हैं दुनिया के अच्छे में या नहीं रखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दुनिया का प्रलय होगा, विनाश होगा, सब खत्म होगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे विश्वास है कि कलेक्टिव विजडम विल प्रिवेल और सद्बुद्धि आएगी सबको। अगर नहीं आएगी तो फिर से ट्राई करेंगे हम। देखो, लेकिन नो डिफीट इज फाइनल टिल यू स्टॉप ट्राइंग। इसी वजह से ये नहीं हो पाता। हम तो चाहते हैं कि हो। तो क्या कहा जाएगा कि फंडामेंटली इस पर इन्होंने होमवर्क नहीं किया या कमिटमेंट देने को तैयार नहीं थे, आज या मौजूदा परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन? मैं ये आज विश्वास करता हूं कि पेरिस में समझौता होगा। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, हम नए नए प्रपोजल्स देंगे और पेरिस का समझौता दुनिया को एक आश्वस्त करने के लिए जरूरी है कि भाई सारी दुनिया मिलकर कुछ अच्छा काम कर रही है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को जो संकट आ सकता है वो नहीं आएगा। बिल्कुल। फर्ज करिए नहीं होता है तो भारत एक आवाम के रूप में अपने को कैसे तैयार कर रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इस पूरे पीस को समझाने के लिए इस सरकार की तरफ से सोलर एनर्जी एक ऐसा काम है जो ये कम्युनिकेट करता है कि ये क्यों जरूरी है, नहीं तो आपके पर्यावरण का सत्यानाश होने जा रहा है। लेकिन मैं तो उल्टा कहता हूं और अधिक कहता हूं, केवल सोलर एनर्जी नहीं, हमें हमारा पानी स्वच्छ चाहिए। गंगा मिशन इज द बिगिनिंग। पानी साफ चाहिए, हमें हमारी हवा साफ चाहिए। दिल्ली में हमने सभी एजेंसीज को इकट्ठा करके 1 साल का एक्शन प्रोग्राम बनाया है, बाईपास शुरू किया है और भी बहुत सारा व्हीकल का पोल्यूशन कम करने के लिए माइग्रेशन जल्दी करना चाहते हैं। तो ये हम सब करेंगे, विजय पाएंगे। तो ये जैसे हवा स्वच्छ चाहिए, पानी स्वच्छ चाहिए, ऊर्जा स्वच्छ चाहिए, अपना परिसर अच्छा चाहिए, तो स्वच्छ भारत है। हमारे नए वेस्ट में तो अमीर देशों की मदद हो या ना हो, ये वो तो हम हमारे लिए करेंगे ही। हाँ। और हमारा ज्यादा वन निर्माण हो, इस सब के लिए भारत कटिबद्ध है।
यही आईएनडीसी का आत्मा है। जी, एक चीज पर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछना चाहूंगा, और वो ये क्योंकि अभी ये हम लोगों में बड़ी डिबेट चल रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी दरअसल शुरू हुई है कि नहीं हुई है। थोड़े थोड़े संकेत दिखते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी दिखते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि सरकार के प्रोजेक्ट चलें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सबसे अव्वल दर्जे पर हैं, और वहां पर पर्यावरण और वन की क्लियरेंसेस का जो मसला है वो तेजी से हो जाए। आप नई बातें बताएं कुछ, जिसके आधार पर लोगों को ये मैसेज जाए कि दरअसल अब ग्रोथ की गाड़ी को तेज करने के लिए आप लोगों ने कुछ ठोस काम कर दिया है। मैं बता सकता हूं, जिस प्रक्रिया को 2-2, 3-3 साल लगते थे, अब 2-3 महीने में हो रहे हैं। इतनी हमने प्रोसेसेस बदली है, पारदर्शी की है, नीति के आधार पर निर्णय करते, व्यक्ति का चेहरा देखकर निर्णय नहीं करते हैं, और इसलिए एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी वगैरह जहां भी डिले होता है, एक एक महीने डिले को ढूंढा है और उस डिले को एड्रेस करने के लिए ज्यादा कमेटियां लगाई है, ज्यादा काम कर रहे हैं और प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। उसके सहारे हम ये कहेंगे कि निवेशक आए, भारत में पर्यावरण अब फैसिलिटेटर है, रोड ब्लॉक नहीं है। बिल्कुल। एक नया आंकड़ा सामने आया है, एक सर्वे के मुताबिक, सूत्रों वाली खबर है ये, कि स्वच्छ भारत में जो 1 करोड़ टॉयलेट बनाने की बात थी वो बने, लेकिन आधे करीब उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। मानसिकता बदलना, जो शताब्दियों से लोग जनरेशंस कल्चरल में जाते हैं, तो उसमें अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इसीलिए आप विद्या बालन की एडवर्टीजमेंट देखते हो या शौचालय की सारी इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, परिणाम होगा। और बच्चों को हम स्कूल में ज्यादा बता रहे हैं, स्कूल के बच्चे ही जाकर माँ बाप को बदलते हैं। यही ग्रामीण भारत का वास्तव है, और आपको देखेगा 10 साल में जबरदस्त परिवर्तन होगा। सर, आखिरी हिस्से में एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद अब आपसे बात हो रही है, बिहार चुनाव पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सारे लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए लोग हैं, वो ये सवाल हमसे पूछते हैं, और तरह तरह की चर्चाओं में आपके सामने भी ये बात आती है कि बिहार की हार का एनडीए ने क्या सबक लिया। क्या ये सबक है कि वो इकोनॉमिक एजेंडा पर ज्यादा फोकस करे और सोशल एजेंडा के डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल मना करे? दोनों भी सही है, लेकिन पहले बिहार पर एक बात कर ही देता हूं कि बिहार का ऐसा नहीं है कि हमारा कोई लोकप्रियता घटी है, हमारे वोट कम नहीं हुए, 4% कम हुए। नहीं, वो तो कोई किसी भी लोकसभा से, किसी भी विधानसभा में जब आप जाते हो तो ये कम होता ही है, ठीक है। हाँ। लेकिन 3 दल जो एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और हमारे भी खिलाफ लड़े थे, वो जब इकट्ठा आते हैं तो एक अंकगणित होता है और उसका फायदा होता है। तो ये कितना भी अवसरवादी हो, कितना भी अंकगणित हो, लेकिन अगर ये होगा तो बड़ा सिंपल टेम्पलेट है कि बीजेपी के सामने सब इकट्ठे हो जाओ और बीजेपी को हराओ, यही तो चैलेंज है। नहीं, लेकिन ये चैलेंज को कैसे डील करना वो भी हमें आता है, लेकिन ये हर बार नहीं होता ना। जनता ये भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग हर राज्य की अलग कहानी है, हर राज्य की अलग बयां है, और वो बयां आपको दिखेगी। अब मैं मानता हूं कि 2015 दिल्ली और बिहार हमारा एक वाटरशेड था, लेकिन 16 से हम फिर जीत के तरफ जाएंगे। आसाम में आप देखोगे इस साल, हाँ, और हम परिवर्तन तमिलनाडु और केरला और बंगाल में भी हमारा बल बढ़ेगा। वहां हम सत्ता में आने की बात नहीं कर रहे, लेकिन वहां हम बल बढ़ेगा और असम में हम सत्ता में आएंगे। एग्जैक्टली, ये जो आपने फ्रेज यूज किया कि बल बढ़ेगा, इसीलिए मेरे मन में ये सवाल फिर से मूल है। सर, उसका जवाब दीजिए आप कि इकोनॉमिक बिहार, हम इकोनॉमिक एजेंडे पर रहेंगे। सर, बिहार मैं रिफ्रेश मोदी जी का, लेकिन मैं कहता हूं मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। इस देश के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और इसलिए जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले मुद्दे उठते हैं, हम जो उठाते हैं उनको भी कह रहे हैं और मीडिया को भी कह रहे हैं कि उन्हीं को बार बार मत पूछो। आपको मालूम नहीं, बीफ के मुद्दे पर मैंने पहले दिन प्रतिक्रिया दी, जो सबने रिकॉर्ड किया। मैंने कहा कि भाई, व्हाट टू ईट इज ए पर्सनल चॉइस, बिल्कुल, एंड लॉ ऑफ द लैंड एवरीबडी हैज टू फॉलो, दैट्स ऑल। लेकिन ये इतनी अच्छी प्रतिक्रिया है, एक्चुअली बीजेपी के पोजीशन को स्पष्ट करती है, लेकिन वो दिखाने में रुचि नहीं रखेंगे मीडिया, और कोई उठपटांग बोले और वो दिखाएंगे, तो ये भी आप भी बचे और हम भी बचे। यानी मैसेंजर को फिर वही शूट करने की बात है। जो लोग ये करते हैं, मैं उनको भी बोला, उनको टाइमली और इफेक्टिवली बोलते हैं क्या? इसका आपने एक सबक पूछा, सबक क्या लिया?
सबक ये कि सही संदेश सही समय पर तुरंत बताना, और वो हम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि सही समय पर सही संदेश देना आपकी सरकार करके दिखाएगी, आप उस पर कटिबद्ध हैं। बिल्कुल। बहरहाल पेरिस की क्लाइमेट चेंज की यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बड़े प्रोएक्टिव ढंग से काम किया है। इस यात्रा में आप सफल होकर लौटे, इसके लिए हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत संजय जी।